हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू कृष्णा पर। जैसा कि दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती, जिनका एग्जाम 14 नवंबर 2023 को होने वाला है। यानी जो भी विद्यार्थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम जीके जीएस और बात कर लेते हैं। करंट अफेयर का मॉक टेस्ट लेकर आ चुके हैं। इसमें पूरे 50 प्रश्न रहेंगे और 50 में से आपका टारगेट रहेगा 35 प्लस का। और जितने भी हमने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं सारे के सारे दिल्ली पुलिस में संभावित आने वाले क्वेश्चन हैं, उन्हीं पे चर्चा होगी। क्योंकि हमने जीके जीएस की बात करें तो वो 27 नवंबर 2020 का पेपर हुआ था। कब की बात कर लेते हैं? 27 नवंबर 2020 का जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूं। कौन सी शिफ्ट की बात कर रहा हूं? फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वही हमने इंक्लूड किया है, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है क्योंकि करंट जीके के क्वेश्चन उस टाइम पूछे गए थे वो हमने नहीं लिए। करंट टाइम में जो आपके अभी के बनने वाले क्वेश्चन है उन पे चर्चा होगी। तो कुल मिला के मैं कहूंगा बहुत ही शानदार, एसएससी जिस तरह से पेपर करवाती है उसी के अकॉर्डिंग हमने पूरा पेपर तैयार किया गया है। तो यदि आप भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर देने वाले हैं जिनका 27 नवंबर 2023 से एग्जाम शुरू होने वाला है, तो ये मॉक टेस्ट आप पूरा लगाएगा और अंत में अपना कमेंट करके भी बताएगा। और 35 प्लस का सभी बच्चों को टारगेट दिया गया है। टारगेट अचीव कर लेते हो तो कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए बिना देरी के हम सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। मैंने कहा जीके और जीएस का क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम लिया है। 27 नवंबर 2020 को पेपर हुआ था, उससे करंट जीके के क्वेश्चन मैंने मॉडिफाई करके लिए। तो टेस्ट लगाने में आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। आप ऐसा मानकर चलिएगा आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, बिल्कुल वैसा का वैसा पेपर आपका लगने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? पहले बात कर लेते हैं इसका साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। गठन की बात करें तब तो आपको 1927 करना है। और भारत आया की बात करें तब आपका 1928 जवाब हो जाता है। भारत आया की पूछे तो 1928 आपका जवाब हो जाता है, एकदम आराम से कर लोगे। और साइमन कमीशन जब भारत आया था तो गो बैक साइमन कमीशन, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ के भारत में नारे लगे थे, यह भी आपको पता होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। जो भी बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। प्राचीन कालीन लाड खान जो मंदिर है, इस मंदिर का नाम क्या है? लाड खान। और पहले बात कर लेते हैं ये किससे संबंधित है। यह भगवान शिव का मंदिर है। पहला क्वेश्चन तो यह बनता है कौन से देवता का है? तो भगवान शिव का मंदिर है। यह आप नोट कर सकते हैं, भगवान शिव का मंदिर है। और यह आपको पता होगा कर्नाटक में है। कहां है दोस्तों? कर्नाटक में। कर्नाटक में एक स्थान है एहोल। तो याद रखिएगा यह है कहां। स्थान की बात करें तो आप नोट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है एहोल स्थान। एहोल कहां है? एहोल की बात करें तो कर्नाटक में है। यह आप सभी विद्यार्थी नोट कर लो। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक का रतन किसे कहा जाता है। तो कर्नाटक का रतन मैसूर को कहा जाता है। और टिप्पू सुल्तान और हैदर अली मैसूर के शासक थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, एकदम आराम से कर लोगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। मानव तंत्रिका तंत्र के संबंध में तंत्रिका कोशिका का निम्न में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? यानी तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करें, सूचनाओं को तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग है वो सूचनाओं को प्राप्त करता है? तो प्राप्त करने का काम करता है डेंड्राइट। कौन करता है दोस्तों? डेंड्राइट, जिसे हिंदी में द्रुमाशय या बात कर लेते हैं द्रुमासम कहा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। तंत्रिका कोशिका की जब बात आती है तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात करें, नोट कर लो भाई, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की आपको जब भी बात करें, सबसे लंबी कोशिका, तो आपको क्या करना है? सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका। कौन सी होती है? तंत्रिका होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए सभी बच्चे नोट कर लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपका साइंस का क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। आईपीएल 2023 किसके बारे में? क्योंकि मैंने 27 नवंबर 2020 को जो पेपर था उसमें मैंने देखा तो यहाँ क्रिकेट का एक क्वेश्चन दे रखा था। तो हाल ही में आपको पता है आईपीएल हुआ है, काफी चर्चा में, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आईपीएल 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कौन कौन बच्चे सही जवाब दे पाएंगे। तो वो है शुभमन गिल। कौन है दोस्तों? शुभमन गिल है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। और आपको पता होगा
ऑरेंज केप की बात करें तो इन्हीं ने जीती है ऑरेंज केप। नोट कर लो सभी बच्चे, ऑरेंज केप की बात करूं तो ऑरेंज केप किसने जीती है? शुभमन गिल ने जीती है। कितने रन बनाकर? कमेंट में जवाब आना चाहिए। सर्वाधिक रन बनाए, बिल्कुल। कितने रन बनाए ये भी तो इंपॉर्टेंट है। 890 रन बनाए। कितने रन दोस्तों? 890 रन बनाकर जीता है। और पर्पल केप की बात करें तो मोहम्मद शमी ने जीती है पर्पल केप। यह भी पूछा जा सकता है। पर्पल केप की बात करें तो आपको पता है 28 विकेट लेकर। कितने विकेट लेकर दोस्तों? 28 विकेट लेकर। सर्वाधिक विकेट लेने वाले की बात करें तो उसे पर्पल केप मिलता है। और सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी की बात करें ऑरेंज केप मिलता है। यह आपको ध्यान रखना है। और विजेता टीम कौन सी है? आईपीएल 2023 के बारे में याद रखिएगा। आईपीएल 2023 की बात करें, विजेता कौन है? पहला क्वेश्चन ये बनता है विजेता टीम कौन सी है। दूसरा बनता है उपविजेता। दोनों का जवाब आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो विजेता की बात करें तो आपको पता होगा सीएसके। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो वो विजेता है, यह आपको ध्यान रखना है। और यदि गुजरात टाइटंस की बात करें तो जीटी की बात करें तो उपविजेता है। ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फुटबॉल खिलाड़ी, यह क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम पेपर का ही लिया है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो खिलाड़ी का नाम है चुन्नी गोस्वामी, इनका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना सेम टू सेम क्वेश्चन ही ले लेते। चुन्नी गोस्वामी के बारे में कई बार आ चुका है, जो एक फुटबॉल खिलाड़ी है और साथ में ये 2 खेलों से संबंधित है। एक तो फुटबॉल हो गया और एक कौन से खेल से संबंधित है। क्वेश्चन ऐसा आया था पेपर में, फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी जिनका अप्रैल 2020 में निधन हुआ था। क्योंकि 2020 का पेपर हम हल कर रहे तो उस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था, करंट का था उस टाइम में। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन एज टू एज वैसे ही ले लिया ताकि बच्चों को पता चले, क्योंकि चुन्नी गोस्वामी के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इनका संबंध किससे है? तो ये क्रिकेटर भी है, ये क्रिकेट खिलाड़ी भी है, आपको ध्यान रखना है। और साथ में किससे? फुटबॉल से संबंधित है। सीधा सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे? यानी कौन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों आपको ध्यान रखना है। देखो आपको पूछा तो उपराष्ट्रपति गए, पहले बात कर लेते प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, बता दो। पहले प्रथम राष्ट्रपति की बात कर लेता हूं मैं, तो सभी बच्चे नोट करो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं द्वितीय राष्ट्रपति की बात करूं तो द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे, बता दो। द्वितीय राष्ट्रपति, सभी बच्चे नोट करो। द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बिल्कुल। और इनकी बात करें तो आप याद रखिएगा, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे, प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। और द्वितीय उपराष्ट्रपति का आपको पूछा गया तो वो कौन थे? जाकिर हुसैन थे। कौन थे दोस्तों? द्वितीय उपराष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एकदम आराम से कर दोगे। इस क्वेश्चन में कोई भी बच्चे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से किनके हृदय में 2 कोष्ठ या प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? एकदम आराम से कर लोगे। अब देखो मैं कुछ डाटा आपको लिखा देता हूं। मनुष्य में कितना होता है आपको पता होगा। मानव की बात करें तो 4 होता है। कितना होता है दोस्तों? 4 होता है। इसका मतलब यह तो नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं छिपकली की बात करें तो छिपकली में कितने होते हैं? 3 होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और यदि मैं बात करूं किसमें? मगरमच्छ में बात करें तो मगरमच्छ में भी आपको पता होगा कितने होते हैं। मगरमच्छ में आपको पता होगा 4 होते हैं। जबकि एक इंपॉर्टेंट डाटा मैं और बता देता हूं, छिपकली का आ गया, मछली का याद रखिएगा। मछली का कई बार पूछा भी गया, तो मछली में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2 होते हैं, यह आपको पता होगा। मछली की बात करें तो मछली में कितने होते हैं? 2 होते हैं। मेंढक की बात करें तो मेंढक में कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये सारे डाटा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। मेंढक में 3 होते हैं, बिल्कुल। और आपको पता होगा, अब देखो आप ऑप्शन देखोगे 2 वाला ये एक ही बच्चा, बिल्कुल। यदि ये 3 वाला आपको पता होता ना, मानव में 4 होते हैं, फिर बात कर लेते छिपकली में 3 होते हैं, मगरमच्छ में 4 होते हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर केवल आपका ए ही बचा है। अब ए की बात करें, ये होता क्या है? स्केलियोडोन्स, ये होता क्या है? पहले ये बात कर लेते हैं, ये क्या होती है? आपकी डोल फिश होती है। क्या होती है दोस्तों? डोल फिश का दूसरा नाम है डोल फिश।
डॉलफिश का मतलब एक मछली होती है, डॉलफिश का मतलब एक मछली होती है। इसका मतलब इसमें प्रकोष्ठ कितने होते हैं, 2 होते हैं। 2 के बारे में आपको पूछा गया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। और एक बात कह दूं, यदि आप कोई भी जिसका एग्जाम एसएससी करवाती है उनको ध्यान में रखते हुए यदि आप तैयारी कर रहे हो, तो मैं कहूंगा जितने भी जो पर्व है, जनजातियों से संबंधित पर्व है और कौन कौन सी जनजाति कहां पाई जाती है, वो आपके लिए एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, वो आप देख लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन काफी सारे आ रही है। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है, मड़ई नामक जो जनजाति है, मड़ई नामक जनजातीय पर्व, ये जनजातीय पर्व का नाम है, यानी त्योहार का नाम है, ना कि जनजाति का नाम है। पहले बात तो आपको यह ध्यान रखना है, यह एक पर्व है जो पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। एकदम आराम से कर दोगे, देखते कौन कौन बच्चे सही जवाब देंगे। छत्तीसगढ़, बिल्कुल छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा। और कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, यह भी तो इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों, गोंड जनजाति द्वारा। जनजाति भी पूछा जा सकता है, जो कि मड़ई नामक एक जनजातीय पर्व है या त्योहार है, वो किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सभी बच्चे फटाफट जवाब देने की 9 नंबर का कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है, भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण, भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण के अनुसार वास्तविक जीडीपी के बारे में पूछा गया। प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद यानी सांकेतिक जो जीडीपी होता है में निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है। जब समायोजित करने की बात करें तो आपको क्या करना है, मुद्रास्फीति करना है। क्या करना है दोस्तों, मुद्रास्फीति, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी वाला राइट होगा। एकदम आराम से कर लोगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सभी बच्चे फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देने की कोशिश करेगा। सन 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पहले बात कर लेते, यह आपको क्वेश्चन पढ़िएगा, करंट अफेयर का मैंने क्वेश्चन लिया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और साहित्यकार किन के बारे में बात करें, समरेश मजूमदार के बारे में बात करें। क्वेश्चन की भाषा आप देखिएगा, समरेश मजूमदार के बारे में बात करें, जिनका मई 2023 में क्या हो गया, निधन हो गया। इसका मतलब काफी चर्चा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का यह क्वेश्चन कोई न कोई शिफ्ट में जरूर आएगा, आप देख लेना। निधन हो गया है, वे किस भाषा में अपनी कृतियां या लेखन कार्य करते थे, तो यह आपको पता होगा। बता दो फटाफट, देखते हैं कौन कौन सही जवाब देंगे। तो ये बंगाली भाषा में अपनी जो भी लेखन प्रक्रिया करते थे, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यानी समरेश मजूमदार है, उनका संबंध कौन से भाषा से है, तो बंगाली भाषा से है। और इनका एक याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इनका एक उपन्यास का नाम बता दो जो इंपॉर्टेंट है। उपन्यास एक आ सकता है, इनके बारे में एक उपन्यास है, फेमस उपन्यास है, जिसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, कालबेला। कालबेला, कालबेला उपन्यास की बात करें किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये याद रखिएगा, समरेश मजूमदार के द्वारा ही लिखा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। वर्ण परिचय, ये पुस्तक का नाम आपको दे दिया, नामक पुस्तक किसने लिखी है। अब बात कर लेते हैं वर्ण परिचय जो नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। पहले हम आ जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर पे। गीतांजलि पुस्तक, याद रखिएगा, गीतांजलि, गीतांजलि पुस्तक की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, यह आप नोट कर सकते हैं। और इसी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में, याद रखिएगा, 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। ये सभी बच्चे नोट कर सकते, कई बार पूछा भी गया। यानी जो बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र, यानी उनकी पुस्तक गीतांजलि के कारण मिला था। और मैं तो ये कहूंगा रविंद्रनाथ टैगोर केवल प्रथम भारतीय नहीं, प्रथम एशिया के व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्रथम बार जीता था, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं वर्ण परिचय की बात करें तो यह पुस्तक है, ऑप्शन नंबर ए बता रहना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन सभी बच्चों का जवाब एकदम करेक्ट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है और इस क्लास की पीडीएफ आपको एडू कृष्णा ऐप के अंदर मिल जाएगा, तो आप एडू कृष्णा ऐप डाउनलोड कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से किस
फसल की आनुवांशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है। तो आपको पता होगा आनुवांशिक रूप से संवर्धित फसल, आप ऑप्शन देखोगे पता चल जाएगा एकदम आराम से। तो वो तो है कपास। कौन सी है दोस्तों? कपास है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है बताइएगा भाई। उपयुक्त मिट्टी कई बार पूछा भी गया, कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो याद रखिएगा काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है दोस्तों? काली मिट्टी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर से बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? यानी आप देखो क्वेश्चन की भाषा समझो, ये कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जीव है जो अपने शरीर से बाहर भोजन को पहले तो विखंडित करता है, विखंडित यानी टुकड़े करता है, फिर उसके पश्चात उसे अवशोषित करता है यानी उसका अवशोषण कर लेता है। तो वो जानवर कौन सा है फटाफट बता दो। तो देखो मेंजीफेरा नहीं होगा, ना मनुष्य होगा, तो वो कौन होगा? राइजोपस होगा। राइजोपस होता क्या है? बच्चों के दिमाग में यार सर राइजोपस होता क्या है, क्वेश्चन ऐसा भी तो आ सकता है, बता दो। तो राइजोपस एक मृतजीवी कवक है दोस्तों। ये क्या है? एक मृतजीवी कवक है, मृतजीवी कवक है, नोट कर लो एग्जाम में आ सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा गया था? पहले बात, अगस्त प्रस्ताव कब यानी घोषणा ये कब की गई थी? तो ये आपको ध्यान रखना है, अगस्त 1940 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? अगस्त 1940। पहला तो ये आपको नोट कर लेना है, अगस्त 1940 में ये घोषणा की गई थी। कौन से वायसराय के द्वारा की गई थी? क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है तो आपको पता होगा लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा की गई थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट होगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं उन सभी का जवाब एकदम करेक्ट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। यमसे नामक जनजातीय पर्व, एक और आ गया। देखो दिल्ली पुलिस का हम एक ओरिजिनल पेपर कर रहे हैं और उसके अंदर देखो जनजातीय पर्व से संबंधित आप देखोगे तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब जितने भी भारत के राज्य हैं उनके इंपॉर्टेंट पर्व हैं उनके बारे में एक अलग वीडियो आएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लो ताकि जब भी वो वीडियो आए आपको मिल जाए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आपके सही करवाने वाला है वो वीडियो। क्या दे रखा है? यमसे नामक जो पर्व है, जनजातीय पर्व है, उसकी बात कर रहा है कि ये कहां कौन से राज्य में होता है? तो ये होता है भाई नागालैंड में। कहां होता है? नागालैंड में। और एक याद रखिएगा कौन सी जनजाति, तो आप याद रखिएगा जनजाति कौन सी है, कमेंट करके बताओ भी। पोखरी जनजाति द्वारा, पोखरी जनजाति द्वारा। देखो जनजातियों का नाम भी आपको याद रखना है, कौन सी जनजाति द्वारा कौन सा पर्व है ये भी तो पूछा जा सकता है। तो ये पर्व है ना यम से पर्व, कई बार इसको यम से की जगह याम से भी लिख देता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यम से कहे या याम से कहे तो यह आपको ध्यान रखना है। पोखरी नामक जनजाति है उसके द्वारा किया मनाया जाता है और ये नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड का फेमस है, याद रखिएगा। और नागालैंड की राजधानी क्या है भाई? कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी क्या है? राजधानी की बात करूं तो कोहिमा है। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और भी बनता है नागालैंड से। भारत का एकमात्र राज्य जहां की राजभाषा अंग्रेजी है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, नागालैंड है। भारत का एकमात्र राज्य जहां की राजभाषा अंग्रेजी है तो वो कौन है? नागालैंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव में शारीरिक विकास का विनियमित करने का वाला हार्मोन स्रावित करती है? यानी ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसके माध्यम से जो हार्मोन स्रावित होता है वो मानव शरीर में जो शारीरिक गतिविधि है उसको बढ़ाने का काम करता है। शारीरिक मैं कहूंगा जैसे ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। तो बता दो कौन सी ग्रंथि है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बता दो। तो वो ग्रोथ हार्मोन किससे स्रावित होता है? ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन बताओ किससे स्रावित होता है? जिसे हम कहते हैं वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन की बात करें तो सब बता दोगे। शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जीएचबी कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन, शॉर्टकट में जीएचबी कहती है। तो ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और आपको पता होगा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है।
पीयूष ग्रंथि को दोस्तों क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो नोट कर लो, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? इसका मतलब रबी की फसल नहीं होना मतलब खरीफ की फसल आपको बताना है। जो सरसों और चना तो क्या है भाई? ये तो रबी की फसल है। इसका मतलब कपास क्या है? कपास एक खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है। यह आपको ध्यान रखना है भाई, खरीफ की फसल है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। कपास के बारे में आप देखो क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जा रहा है। एक अभी बताया था कि आनुवांशिक रूप से हम बात कर लेते मॉडिफाई करके, वो भी कपास था। और कपास काली मिट्टी में सर्वाधिक होता है। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने मैग्नस कार्लसन के बारे में पूछा गया। ये एक अंतरराष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी है। तो पहला क्वेश्चन तो मैं ये कहूंगा आ सकता है भी मैग्नस कार्लसन का संबंध कौन से खेल से है? तो आपको ध्यान रखना ये एक शतरंज के खिलाड़ी है। किसके खिलाड़ी है दोस्तों? शतरंज के खिलाड़ी है। अब आप कमेंट करके बता दो फटाफट, तो ये कौन से देश से संबंधित है? जल्दी से बता दो। तो वो संबंधित है नॉर्वे से। किस देश से संबंधित है? नॉर्वे से संबंधित है। इसमें एक टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है भी, ये ऑप्शन दे ही रखा है, दिक्कत कर दी है। क्योंकि कई बार क्या होता है टाइपिंग करते हो तो उस टाइम यहाँ थोड़ा सा ये हटाया नहीं गया टाइपर के द्वारा, तो इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। नॉर्वे की राजधानी बता दो भाई, राजधानी बता दो भाई। नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी आपको पता होगा ओस्ले है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्ले है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ चुका है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो जो भी जैसे दो सदन होते हैं, संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के दो सदन होते हैं। दो सदन कौन कौन से होते हैं बता दो भाई। एक नंबर होता है लोकसभा और 2 नंबर होता है राज्यसभा। अब बात कर लेते हैं, लोकसभा की बात करें तो निम्न है, निम्न सदन है। और राज्यसभा की बात करें तो उच्च सदन है। यह आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, आपको पूछा गया उनके सदस्यों का जो वेतन निर्धारण होता है वो किन के द्वारा किया जाता है? तो हम बात कर लेते हैं संसद के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब संसद के अंदर क्या क्या आता है बताओ? लोकसभा भी आता है। संसद के अंदर क्या क्या आता है? लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है, और क्या आता है भाई? राष्ट्रपति आता है। यह आपको ध्यान रखना है। कई बार दिल्ली पुलिस और एसएसजीडी के एग्जाम में यह भी पूछा गया है, संसद होती है लोकसभा, राज्यसभा, और बात कर लेते हैं राष्ट्रपति को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 20 नंबर। क्या दे रखा है? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? यानी अरब सागर पर स्थित नहीं है, बंगाल की खाड़ी में हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि पहले बात तो देखो भारत के कितने राज्यों से तटरेखा लगती है? भारत के 9 राज्यों से तटरेखा लगती है। भारत के 9 राज्यों से तटरेखा लगती है। भारत के 9 राज्यों से तटरेखा लगती है, यह आपको ध्यान में रखना है। कई बार पूछा गया 9 राज्य के आप कमेंट करके बता दो। 9 राज्य के नाम आपको कमेंट करके बताना है। अब बताओ भाई आपको क्या पूछा गया है? आपको पूछा गया कौन सा जो अरब सागर का नहीं है, यानी अरब सागर पर स्थित नहीं है, यह आपको बताना है। अब आप ऑप्शन देखो पता चल जाएगा। पहले बात कर लेते हैं, यदि मैं पालोलेम तट की बात करें तो ये कहां है? पहले बात कर लेते पालीसेम कह दो या पालीसेम है, या पालीसेम तट की बात करें तो ये कहां है? नोट कर लो सभी बच्चे, पालोसेम या पालीसेम, इस तरह से नाम आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको पता है गोवा में है। कहां है? गोवा में है। बिल्कुल है गोवा में। 2 नंबर ये बात करें तो ये आपको पता होगा केरल में है। बिल्कुल कहां है? केरल में है, और ये भी केरल में है। अब आगे वाला देखो कौन सा है? आगे वाला बात करें तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान द्वीप समूह में है। इसका मतलब ये अंतिम वाला हो गया। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा।
एकदम आराम से कर लोगे। ऑप्शन आप देखोगे, थोड़ा सा विश्लेषण पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, पावलकूट नामक जनजातीय पर्व, ये देख लो, 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं जनजातीय पर्व का, ये तीसरा क्वेश्चन आ गया। ये कोई हमारी तरफ से बनाया गया पेपर नहीं है। पहले बात तो, क्योंकि कोई भी बच्चा किसी भी एग्जाम की तैयारी करे तो प्रीवियस ईयर का पेपरों के आधारित क्वेश्चन आपको करने चाहिए, तो आपको पता चल जाता है। ये मैंने बताया 27 नवंबर का पेपर है 2020 का, जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन हमने मॉडिफाई कर दिया। इसका मतलब करंट अफेयर के हमने वर्तमान के क्वेश्चन ले लिए, बाकी सेम टू सेम 27 नवंबर का जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था वही है। तो आपको ईमानदारी से टेस्ट लगाना है, आज आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। तो पावलकूट नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बता दो फटाफट सभी बच्चे, देखते हैं कौन कौन बच्चे सही जवाब देंगे। तो यह आपको पता होगा मिजोरम। कहां का है दोस्तों? मिजोरम का है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। एकदम आराम से कर लोगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे? अब देखो, कांग्रेस 2 भागों में बंटी थी। कितने भागों में? कांग्रेस 2 भागों में बंटी थी, सबको पता होगा। कांग्रेस 2 भागों में, 2 भागों में बंटी थी। कौन कौन से भाग थे? गरम दल और नरम दल। गरम दल 2 नंबर, नरम दल, ये आपको पता होगा। अब बात कर लेते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है कब बंटी थी। तो बंटी कब थी? पहला तो ये क्वेश्चन बनता है 1907 का। कौन सा? 1907 सूरत अधिवेशन में बंटी थी। सूरत अधिवेशन में क्या हुई थी? कांग्रेस 2 भागों में बंटी थी। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और वापस फिर से कब मिली? तो 1900, यानी वापस मिली। वापस कब मिली? तो यह आपको ध्यान रखना है, कांग्रेस के दोनों भाग वापस कब मिले थे? 1916 लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन में मिली थी। तो ऑप्शन आप देखो एकदम आराम से कर दोगे। अब देखो इसका सही उत्तर होगा 1916, क्योंकि लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, लेकिन एसएससी ने इसका उत्तर 1915 माना है। क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा तो एसएससी ने जो राइट आंसर माना है वो 1915 को माना है। ये थोड़ा सा मेरे को भी लगा। हाँ, कई बार क्या होता है, 1-2 क्वेश्चन जो आपको पता है करेक्शन वाले भी होते हैं पेपर के अंदर भी, फिर उसको आपको पता है ऑब्जेक्शन भरा जाता है इस तरह से। तो ये ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन था, एसएससी ने ये माना था 1915, लेकिन वास्तविकता में 1916 ये आपका उत्तर होगा, ध्यान रखना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने प्रेरक दौर सम्मान, यह सम्मान यानी एक पुरस्कार का नाम है, एक नया पुरस्कार प्रारंभ किया है। यह मैंने सेम टू सेम जब का पेपर था वही मैंने ले लिया है, ताकि आपको ये, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी तो आ सकता है प्रेरक दौर सम्मान का संबंध किससे, इसलिए मैंने ये सेम टू सेम क्वेश्चन लिया। हालांकि ये करंट अफेयर 2020 का क्वेश्चन है, आपके इस तरह से न आकर ऐसे आ सकता है प्रेरक दौर सम्मान का संबंध किससे, सीधा आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, किससे संबंधित है? बहुत ही शानदार, स्वच्छता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। अब बात कर लेते हैं स्वच्छता मिशन की शुरुआत कब हुई थी, नोट कर लो। स्वच्छता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? फटाफट बता दो। 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। प्रथम बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, उस टाइम आपको पता है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को क्या आती है? गांधी जयंती आती है। गांधी जयंती कब आती है? 2 अक्टूबर को आती है। तो गांधी जयंती यानी कब आती है? 2 अक्टूबर को आती है। और 2 अक्टूबर को और क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस की बात करें तो यह भी आपको याद रखना है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं। गांधी जी क्या माने जाते हैं? अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जो जलप्रपात बना हुआ है? चित्रकूट या चित्रकूट भी लिखा आता है कई बार, तो इस शब्दों में कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। तो चित्रकूट की बात करें तो यह आपको पता होगा जो जलप्रपात है वो इंद्रावती नदी पर है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कौन सी नदी पर है? तो ये एक इंद्रावती नाम की नदी है उस पर है। और बात कर लेते हैं यह है कहां?
तो वर्तमान में ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है दोस्तों, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उत्तर अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज आप पढ़ते हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेसिक होते हैं, जो आपको ऑलरेडी पता होते हैं। जैसे यहाँ दिया है सिबिल। पहले बात कर लेते हैं, ये सिबिल क्या होता है। आपने देखा होगा आमतौर पर हम कोई लोन वगैरह लेते हैं, कोई लोन वगैरह लेते हैं तो हमें पूछा जाता है कि आपका सिबिल सही है क्या। वो हम तो बोलते हैं सिबिल सही है क्या, वास्तविकता में वो सिबिल होता है। अब सिबिल का पूरा नाम क्या होता है, पहला तो ये आपको पता होना चाहिए। सिबिल का पूरा नाम क्या होता है, सिबिल का पूरा नाम होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन। चलिए नाम लिखा देता हूं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन, क्रेडिट इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, लिमिटेड। यह आपको ध्यान रखना, एक फुल फॉर्म होता है। अब ऑप्शन आप देखोगे पता चल जाएगा। हम कहते हैं ना सिबिल सही है क्या, कोई भी लोन वगैरह लेने के लिए ये एक संस्थान है सिबिल। सिबिल एक एजेंसी है, एक संस्थान है जो ये आपको बताती है, जो आपको ये बताती है कि आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो क्या है, यानी आपने लोन वगैरह में अपना कैसा परफॉर्मेंस किया, पीछे आपने कोई लोन लिया हो तो वो चूकता कर दिया है, यानी ये किस क्षेत्र से संबंधित है, बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन को समझा करो, उत्तर अपने आप से मालूम हो जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। सिबिल के बारे में आपने कई बार नाम भी सुना होगा। ये बैंकिंग के साथ इस तरह से मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है, जो आपको ये बता देता है, कोई भी बैंक से आप लोन लेते हो तो इसके माध्यम से आपको पता चल जाता है कि आपके, यानी ये एक संस्था है जो कई सारी बैंकों को आपस में जोड़ने का भी काम करती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कौन सी बैंक से कौन सा कितना लोन आपने ले रखा है, कितना बकाया है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखिका किसके बारे में बात करें, शिव शंकरी। शिव शंकरी जो हम बात कर लेते हैं, एक लेखिका है, उनके बारे में बात करें। भाषा में अपनी कृतियां के लिए जानी जाती है, बहुत ही शानदार है। यानी जिनको 2023 में सरस्वती सम्मान के लिए चयनित किया गया है, वो कौन सी भाषा में अपनी कृतियां या लेखन कार्य करती है। और लेखक के संबंधित क्वेश्चन 2 आ गए आपके, तो ये भी होना चाहिए कि वर्तमान में जितने भी पुस्तक वगैरह हैं वो आपको याद रखना है, आ सकता है एग्जाम में। इसका भी एक अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा, तो बता दो फटाफट। तमिल भाषा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने। जून 2023 में जारी विश्व बैंक पूर्वानुमान, विश्व बैंक का पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 यानी जो 23-24 जो चल रहा है दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर कितनी रहने की संभावना जताई गई है। कब के अनुसार, जून 2023 के अनुसार। यह ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में पीछे आया था, तो आप बता दो कितनी जताई गई है। 6.3% रहने की संभावना जताई गई है, यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पीएम स्वनिधि, पीएम स्वनिधि योजना के लिए लक्षित क्या दे रखा है, पीएम स्वनिधि योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है। आपने एक नाम सुना होगा, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना। यह है क्या, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना भी हम कह सकते हैं, पूरा कहे तो। यह आपको पता है, खास तौर से जो बात कर लेते हैं स्ट्रीट वेंडर होते हैं, स्ट्रीट वेंडर। स्ट्रीट वेंडर का मतलब हो गया फेरी वाले। कौन से, फेरी वाले। फेरी वालों को आर्थिक सहयोग देने के लिए लोन वगैरह की यह प्रक्रिया होती है। इसके तहत स्वनिधि योजना के तहत, पीएम स्वनिधि योजना के तहत, यानी जो भी स्ट्रीट वेंडर, स्ट्रीट का मतलब हो गया गली में जो घूम घूम के सामान बेचते हैं, यानी जिसे हम फेरी वाले कहते हैं, फेरी वालों कह दो। या बात कर लेते इसको वैसे कहा जाए तो रेडी वाले भी कह सकते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वहां लिखा हुआ था रेडी वाले। तो रेडी वाले आपको पता है सामान जो कि गली में फिर फिर के ऐसे आपको पता है देते हैं, इस कारण स्ट्रीट वेंडर ऑप्शन में आ सकता है, या फेरी वाले या रेडी वाले, एक ही बात है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने। भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। नकदी यानी कुल मिला के ये कह रहे हैं कि जो नोट छपाई का कार्य होता है वो कौन करता है, किसके द्वारा, कौन सी बैंक के द्वारा, कौन सी संस्था के द्वारा किया जाता है। तो आपको पता होगा ये किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक। किसके द्वारा,
भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? आरबीआई। अब आरबीआई की जब बात आ जाती है तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? बता दो भाई, स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और बात कर लेते इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण के बारे में क्वेश्चन आता है भाई, 1949 को हुआ था। और वर्तमान में हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में है। कहां है दोस्तों? मुंबई में है। जबकि इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी, यह आपको याद रखना है। यानी स्थापना तो कोलकाता में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। जबकि वर्तमान में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां है? तो याद रखिएगा मुंबई में है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने आ चुका है। किस वर्ष को नेपाल में विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने का डिसीजन या मनाए जाने की घोषणा की है? तो वर्ष 2025 को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब नेपाल में क्या पर्यटन स्थल है? एक तो आपको पता है माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है भाई? ऊंची चोटी की बात करें तो वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है, यह आपको ध्यान रखना है। माउंट एवरेस्ट है। और नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? नेपाल में सागर माता कहा जाता है। नेपाल में क्या कहा जाता है? इसको सागर माता कहा जाता है। सागर माता कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा भी गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस राज्य में देमाबाद नामक स्थान? अब देखो, यह मैंने आपको कई बार बता रखा है। देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, किसकी बात कर रहा हूं? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जब हम पढ़ते हैं तो ये दो इंपॉर्टेंट स्थान आते हैं सभ्यता में। एक तो उत्तरी स्थान, एक दक्षिणी स्थान। उत्तरी कौन सा है? मांडा स्थान है। कौन सा है दोस्तों? मांडा। मांडा की बात करें जम्मू एंड कश्मीर में है। कहां है दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर में है। और ये कौन सी नदी के किनारे? ये भी पूछा जाता है। मांडा स्थान है वो कौन सी नदी के किनारे? बता दो। तो ये चिनाब नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे है। चिनाब नदी के किनारे है। और निचले स्थान की बात करें, दक्षिणतम छोर की बात करें तो वो होता है देमाबाद। कौन सा है? देमाबाद है। और देमाबाद कहां है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। कहां है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। एकदम आराम से कर सकते हो, महाराष्ट्र। और ये कौन सी नदी के किनारे है? तो गोदावरी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। बूढ़ी गंगा, वर्ध गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो अब देखो बच्चों के कंफ्यूज रहता है कौन सा स्थान? तो उत्तरी स्थान। यह तो है उत्तरी स्थान, उत्तरी हिस्सा। और यह कौन सा है? दक्षिणी हिस्सा है। यह आपको ध्यान रखना है, कई बार आ जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थान कौन सा है? तब तो मांडा जम्मू कश्मीर करना है। यानी सॉरी, उत्तरी स्थान की पूछे तो मांडा जम्मू कश्मीर करना है। और दक्षिण स्थान की पूछे देमाबाद। याद कैसे करोगे? मांडा। मांडा से याद रखो मुंडा। मुंडा हम कहते हैं किसको? मुख को। तो मुख क्या होता है? ऊपर होता है, इसका मतलब उत्तरी भाग है। और दक्षिणाबाद द से याद रखो दईमाबाद। दईमाबाद कहां है? महाराष्ट्र में है। तो आपको केवल यही पूछा गया था कहां है, तो ये महाराष्ट्र में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से किस प्रांत में चोरी चोरा कांड हुआ था? अब चोरी चोरा कांड की मैं थोड़ी सी स्टोरी आपको बता देता हूं। चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा कांड पहले बात हुआ कहां था? ये इंपॉर्टेंट बनता है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहां हुआ था? गोरखपुर यूपी में हुआ था। बिल्कुल कब हुआ था? आप याद रखिएगा, फरवरी 1922। फरवरी 1922 में हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बनता है कि कब हुआ था। तो फरवरी 1922 में हुआ था। कौन सा स्थान था? याद रखिएगा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। अब यहां आपको प्रांत के तौर पर दे रखा है। प्रांत के तौर पर यूपी भाग को क्या कहते थे? संयुक्त प्रांत कहते थे। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया। यूपी वाला भाग था उसे क्या कहते थे? संयुक्त राज्य या संयुक्त प्रांत कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 33 नंबर। क्या दे रखा है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है।
ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, आपके भी एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको पता है कौन से अनुच्छेद के तहत कहा गया। पहले बात कर लेते हैं, भारत का सुप्रीम कोर्ट है कहां, सुप्रीम कोर्ट है कहां, यह आपको ध्यान रखना है। यह है नई दिल्ली में। कहां है दोस्तों, नई दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट आपको पता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जो कि कहां है, नई दिल्ली में। अब आपको यह पूछा गया है कि यह कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है, तो अनुच्छेद 129, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। अनुच्छेद 129 के अनुसार यह कहा गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 34 नंबर। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने का कदम उठाएगी। बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। देखो अनुच्छेद जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सारे आपको याद कर लेने, और इसमें भी ऑपरेटर साहब ने टाइपिंग थोड़ी दिक्कत कर दी, आंसर सीधा ही दे दिया भाई, हटाया नहीं भूल से, तो इसके लिए सॉरी चाहते हैं। कुछ दिक्कत हो जाती है भाई, टाइपिंग करते वक्त रह जाते कुछ, तो उसके लिए सॉरी चाहता हूं। तो यह आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, सी राइट होगा, अनुच्छेद 40, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक, ये एक झील है सुदर्शन झील नामक जो झील है, उसके पुनरुद्धार यानी उसका पुनरुद्धार के बारे में कार्य करने का वर्णन देता है, तो वो कौन सा शिलालेख है, तो वो तो जूनागढ़ वाला है भाई, जूनागढ़ वाला, यानी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन आपको दिया, जीके यानी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब बात कर लेते, यह अभिलेख है कहां, गुजरात में है। कहां है दोस्तों, गुजरात में है, यह भी आपको ध्यान रखना है, और गिरनार की पहाड़ियों के पास है, गिरनार की पहाड़ियां, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, गिरनार की पहाड़ियां कहां हैं, तो यह भी आपको ध्यान रखना है, गुजरात में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने। जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की आवक्स प्रतिमा, आवक्स का मतलब होता है छोटी प्रतिमा, जो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, अनावरण किसने किया है, यह तो आपको पता होगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अब जापान की जब नाम आ गया तो जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, जापान को उगते हुए सूर्य का देश बिल्कुल कहा जाता है, जापान को उगते हुए सूर्य का देश। और जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है, राजधानी क्या है, टोक्यो है, यह भी आपको ध्यान रखना है। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। और इसकी संसद को क्या कहते हैं, जापान की संसद को डाइट कहते हैं, संसद को क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं, यह भी आपको नोट कर लेना है, जापान की संसद को क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, जैसे भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई है। जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक यानी व्यापारिक बैंकों से धन उधार लेता है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ट्रिपल आर, ट्रिपल आर, मैंने हिंट आपको दे दिया, रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है, ट्रिपल आर कहा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, बी वाला राइट होगा। जैसे कोई भी केंद्रीय बैंक है तो वो क्या करता है, अपने क्षेत्र में जितने भी वाणिज्यिक बैंक है उनसे उधार लेता है ना, उधार यानी आरबीआई किसी बैंक से उधार लेता है तो उसे क्या कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट, रेट मतलब दर कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। धमेक स्तूप, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। धमेक स्तूप निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब देंगे। तो वो आपको पता होगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है। कहां दोस्तों, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, राजधानी की बात करूं तो आपको पता होगा लखनऊ है। लखनऊ की जब बात आती है तो गोमती नदी के किनारे है, कौन सी नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे है। और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, लखनऊ को कहा जाता है। और सांची का स्तूप कहां है भाई, सांची का स्तूप कहां है बता दो कमेंट करके, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप बात करें एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। कहां दोस्तों, मध्य प्रदेश में है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने।
1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री। अब कई बच्चों के दिमाग में चल रहा है सर 1947 में भारत आजाद हुआ था, यहाँ 1946 कैसे रख दिया? 1946 में आपको पता है अपने आप से एक अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार का मतलब होता है अस्थायी सरकार, अंतरिम सरकार का मतलब अस्थायी सरकार में रक्षा मंत्री के पद पर कौन थे? तो याद रखिएगा पहले बात पीएम कौन थे? पीएम कौन थे बता दो? भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, वही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों? पंडित जेएल नेहरू थे, बिल्कुल थे। और यदि मैं बात करूं गृह मंत्री की बात करूं तो ये भी आप नोट कर लो, गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल थे। कौन थे दोस्तों? सरदार पटेल थे, जिन्हें भारत का लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। आपको रक्षा मंत्री पूछा है, रक्षा मंत्री कौन थे बता दो? प्रथम के बारे में बात करें तो वो थे बलदेव सिंह, बलदेव सिंह थे। ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन यहां से आपको पूछा जा सकता है। और ये उप प्रधानमंत्री थे, उप पीएम भी थे, उप पीएम भी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट होगा, बिल्कुल एकदम आराम से कर लोगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। पुरुष विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की है? तो ये तो आपको पता होगा ताशकंद। ताशकंद कहां पड़ता है भाई? उज्बेकिस्तान में पड़ता है। तो नोट कर लो, ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? बी राइट होगा। और शहर कौन सा है? शहर की बात करूं तो ताशकंद है, ताशकंद की बात करूं उज्बेकिस्तान, बिल्कुल यहां मेजबानी की गई है, यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशेष रूप से दक्षिण राज्यों में होती है? दक्षिण राज्यों में कर्नाटक वगैरह वहां की बात करें तो कर्नाटक में सर्वाधिक क्या होती है? कॉफी होती है। याद रखिएगा कर्नाटक, कर्नाटक की बात करें तो कॉफी सर्वाधिक होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कपास की बात करें, कपास आपको पता है काली मृदा में सर्वाधिक होती है। और यदि मैं बात करूं चाय, तो चाय सर्वाधिक कहां होती है? आसाम में होती है। कहां होती है? आसाम, आसाम या असम कह सकते हो, बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं चाय और कॉफी के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कौन बच्चा बताएगा? चाय व कॉफी, कॉफी को कौवा भी कहा जाता है, कॉफी को कौवा भी कहा जाता है, के लिए उपयुक्त मिट्टी, उपयुक्त मिट्टी कौन सी है बता दो कमेंट करके। तो वो आपको पता होगा लेटेराइट है। कौन सी है? लेटेराइट है। लेटेराइट जिसे हम क्या कहते हैं? लाल मिट्टी भी कहते हैं, बिल्कुल लाल मिट्टी भी कहते हैं। और यदि मैं बात करूं कपास के लिए तो कपास के लिए आपको पता होगा रेगुर मिट्टी, रेगुर या काली मिट्टी कह सकते हो, एक ही बात है। यह आपको नोट कर लेना है, क्वेश्चन दोनों के दोनों पेपर में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 42 जो कि साइंस का दे रखा है। ईस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है? पहले बात तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो कन्फर्म ही बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड 2 में आ रहा है। अब देखो ये बात तो आपको ध्यान रखना, ऊर्जा भी बनेगा, बिल्कुल ऊर्जा भी बनेगा, दोनों में दे रखा है। अब एक बनता है इथेनॉल या हम कहते हैं एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? इथेनॉल यानी एल्कोहल, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट होगा। ऑप्शन आप देखते हो तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया चल जाता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि यीस्ट में अवायवीय श्वसन होता है, एक तो एल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऊर्जा तो साथ में निर्माण होगा ही। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? सी वाला राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई है? तो ये तो आपको पता होगा कौन से 91वां हुआ था 2003 में। कब हुआ था? 2003 में हुआ था। उसके अनुसार क्या है, क्या शर्त है भाई? इसके अनुसार ये है कि लोकसभा का 15%, लोकसभा का 15% ही क्या हो सकते हैं? मंत्री हो सकते हैं। लोकसभा सदस्य होते हैं उनके 15% मंत्री हो सकते हैं, यानी एक निर्धारित आंकड़ा कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन था? 91वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 2003 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 2003 में हुआ था। एकदम आराम से कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 44 नंबर। मई 2023 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? प्राप्त नहीं हुआ है। पहला देखते हैं, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संस्थापक है, आपके संस्थापक है, यह आपको ध्यान रखना है।
इनको आपको पता होगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला हुआ है। पहले बात कर लेते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है क्या। ये हम बात कर लेते हैं, एशिया का नोबेल कहा जाता है इसको, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो इसे एशिया का क्या कहा जाता है, नोबेल कहा जाता है। बिल्कुल आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल को मिला हुआ है। रवीश कुमार पत्रकार हैं, इन्हें भी मिला हुआ है। बिल्कुल आगे बात कर लेते हैं किरण बेदी, प्रथम भारतीय महिला आईपीएस है, भारतीय महिला आईपीएस है, यह आपको ध्यान रखना, इनको भी मिला हुआ है। जबकि नरेंद्र मोदी को अभी तक नहीं मिला हुआ है, अभी तक की मई 2023 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग नहीं मिला हुआ है, तो एकदम आराम से कर सकते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय कृषि में संदर्भ में एक तो बेवर होता है, दाइया होता है और पोडू होता है। ये तो आपको पता है, जो खेती का पुराना स्वरूप था उसे कहा जाता है, यानी खेती का आदिम स्वरूप को क्या कहा जाता है। अलग अलग स्टेट में आपको पता है, कई जगह बेवर कहा जाता है, कई जगह दैया कहा जाता है, कई जगह पोडू कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा। ये तो आपने शब्द सुने भी होंगे, मध्य प्रदेश का कोई बच्चा है तो जानता होगा बेवर दैया क्या होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला था। यानी प्रथम भारतीय कौन है जिनको, जो बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशंस का जो अवार्ड है मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर, तो ये किनको मिला था, सुमन गवानी को मिला था। किनको मिला था, सुमन गवानी को मिला था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सुमन गोस्वामी भी लिखा आ सकता है, कंफ्यूज मत हो जाना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेशे यानी फाइबर, रेशे यानी क्या, फाइबर अंग्रेजी में कहें तो एक सामान्य स्रोत नहीं है, सामान्य स्रोत नहीं है, यानी ऊन वगैरह होती है उनका स्रोत नहीं है। रेशा का मतलब यहाँ ऊन आप समझ सकते हो, तो ऊन किससे प्राप्त नहीं होती, आप ऑप्शन देखो पता चल जाएगा। पहला है अल्पाका। अल्पाका आपको पता है एक ऊंट जैसा जानवर होता है, भेड़ की तरह ऐसे होता है, उससे ऊन प्राप्त होती है, बिल्कुल होती है। अंगोरा बकरी, बकरी से भी ऊन प्राप्त होती है। लामा बिल्कुल होती है। इसका मतलब जेब्रा से ऊन प्राप्त नहीं होती है। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, डी वाला राइट होगा। अब एक बता देता हूं, अंगोरा ऊन के बारे में कई बार पूछा जाता है। ये तो अंगोरा क्या बकरी की हम बात कर लेते हैं, एक तरह की हम कहेंगे किस्म है। अब बात कर लेते हैं अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आता है। अंगोरा ऊन याद रखिएगा किससे प्राप्त होती है, खरगोश से, खरगोश से प्राप्त होती है, कई बार पूछा गया, नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने। 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी की बात करें तो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, तो आपको पता होगा मदन लाल खुराना बने थे। कौन बने थे दोस्तों, मदन लाल खुराना बने थे। दिल्ली के प्रथम बात कर लेते मुख्यमंत्री बने थे 1993 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने। अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जलमाप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। जलमाप का मतलब पानी से संबंधित जो अलग अलग तरह के आंकड़े होते हैं उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो ये यूके सरकार के द्वारा, यूके यानी हम बात कर लेते हैं इंग्लैंड द्वारा, तो नोट कर सकते हैं एकदम आराम से। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है जो कि टेम्स नदी के किनारे है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने आ चुका है। अब आप सभी बच्चों को इन 50 में से यह भी कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए है। आज की क्लास का यह अंतिम क्वेश्चन होगा और साथ में अपना स्कोर भी कमेंट करके बताना है। लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है, तो यह हमारे राजस्थान से है। और एक याद रखिएगा घूमर, घूमर के बारे में भी कई बार आता है। घूमर हो गया, कालबेलिया हो गया, तो ये सारे कहां से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास, आपको कैसी लगी एक बार सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थियों को पसंद जरूर आई होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारा ऐप है एडू कृष्णा, तो सभी बच्चे जिन्होंने भी इस क्लास की पीडीएफ व्याख्या सहित आपको चाहिए तो आप एडू कृष्णा ऐप डाउनलोड कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और यह हमारे हेल्पलाइन नंबर है, यह मेरे खुद के व्हाट्सएप नंबर है। यदि आप दिल्ली पुलिस का संपूर्ण कोर्स भी टॉपिक वाइज करना चाहते हो हमारी पूरी टीम के साथ, तो ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ऐप है। इसके अंदर टेस्ट वगैरह भी लगते हैं। तो आज
आज हमने जीके जीएस और करंट अफेयर का सेशन किया था। पूरे 50 प्रश्नों का मॉक टेस्ट हमने लगाया था। कितने क्वेश्चन राइट हुए और सेशन आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट करके जरूर बताएगा। अगले सेशन में हम या तो मैथ या रीजनिंग का सेशन लेकर आने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा इसी तरह से एडू कृष्णा की टीम के साथ। आज के सेशन को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।